बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिपल टैंक के बारे में डिस्कशन की थी कि रिपल टैंक क्या होता है, कि एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होती है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को डिस्कस करना होता है। तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वन है रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, नाम ही से जाहिर है कि यहाँ पे वेव्स जो है रिफ्लेक्ट हो रही होगी, कि अगर कोई एक वेव आ रही है और वो किसी बैरियर के साथ रिफ्लेक्ट मीन्स उसको हिट करेगी, सो आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट बैरियर इट विल बाउंस बैक, इट विल रिफ्लेक्ट। तो इस बाउंसिंग बैक फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव एट रिजिड ऑब्जेक्ट या एट रिजिड बैरियर, यहाँ पे आप बैरियर भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट की जगह आप बैरियर भी यूज कर सकते हैं, इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। किसी रिजिड बैरियर या रिजिड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बाउंसिंग बैक होती है किसी वेव की, उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास कोई एक बैरियर है, ये जो ब्लैक कलर में है, और यहाँ पे हमारे पास वेव्स आ रही है, ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है, जो परपेंडिकुलर लाइंस है, ये हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट्स है। और ये जो आपको एरो निशान नजर आ रहा है, ये वेव्स है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। सो ये हमारे पास इंसिडेंट वेव्स आ रहे हैं, ये इस बैरियर को हिट कर रहे हैं। अब जब ये हिट कर लेंगे तो यहाँ पे जो है ये फिर क्या हो जाएंगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी। सो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गई इसके, तो इनको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये वही बैरियर है और ये वेव फ्रंट्स है। तो मतलब कि कोई जो है वेव्स जो हमारे पास जो है क्या हो रही हो, किसी मीडियम में आ रही है और वो किसी बैरियर को हिट करती है, स्ट्राइक करती है, सो आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट बैरियर इट विल बाउंस बैक, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमने बैरियर बिल्कुल स्ट्रेट लिया था, बिल्कुल स्ट्रेट वेव्स आ रही थी, तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना होगा कि अगर हमारे पास वेव जो स्ट्रेट आ रही है तो वो स्ट्रेट ही बाउंस बैक होगी, उसमें डिविएशन नहीं आएगी। सो यहाँ पे अगर हम बैरियर को देखें, थोड़ा सा हमने उसमें डिविएशन लाई है, थोड़े से एंगल पे हमने रखी है, तो यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट वेव्स आ रही हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव्स हैं, ये इंसिडेंट वेव्स आ रही है, इस बैरियर को हिट कर रही है, और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। सो ये रिफ्लेक्टेड वेव्स है, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हो गए, और वही वेव फ्रंट है। एक बात आपने ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन के लिए ये जरूरी है कि जिस एंगल के साथ कोई इंसिडेंट वेव इस बैरियर को हिट करेगी, उसी एंगल के साथ वो रेज जो है क्या होंगी, या वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर हमारे पास इंसिडेंट रे जो है 30 एंगल के साथ जो है बैरियर को हिट कर रही है, तो 30 एंगल के साथ जो है वो पेयर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अगर 50 एंगल के साथ जो है वो बैरियर को हिट कर रही है, तो 50 एंगल के साथ जो है वो क्या होगी, बाउंस बैक होगी। तो मतलब ये हुआ कि जितने एंगल के साथ कोई एक इंसिडेंट रे किसी बैरियर को हिट करती है, उसी एंगल के साथ वो वापस रिफ्लेक्ट होगी। जिस तरह हमने डिस्कस किया, स्ट्रेट वेव्स जो आ रही है वो 90 एंगल के साथ हिट कर रही है, तो 90 एंगल पे जो है वो वापस क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट रिफ्लेक्शन में ये है कि कभी भी वेव्स जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगी, हमेशा अपनी ही मीडियम में वापस बाउंस बैक करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम मिरर का एग्जांपल ले रहे हैं, सो कोई एक मिरर जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक मिरर है, लेट्स सपोज ये मिरर है, और यहाँ पे जो है सन है, ठीक है, ये मिरर। अब यहां से जो लाइट आ रही होती है तो ये वापस जो है बाउंस बैक हो जाती है। अब मिरर एक मीडियम है और ये हमारे पास क्या है, ईयर है, तो लाइट वेव्स जो थे वो ईयर में ही आ रहे थे और ईयर में ही वापस बाउंस बैक हो गए। मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन वेव्स जो है कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, कभी भी ये रेज जो है ये ईयर से इस मिरर के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, सो दैट्स वाई हम कहते हैं, जहां पे अगर आप देखें नोट, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन वेव्स कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिफ्लेक्शन इज कि जिस एंगल के साथ
इंसिडेंट रे बैरियर को हिट करेगी, उसी एंगल के साथ जो है वो वापस बाउंस बैक हो जाएगी। अच्छा, अब सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास है रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द वेव की बात करते हैं जो कि हमारे पास है रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन में आप ये पॉइंट ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो है हमारे पास वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। फर्स्ट केस में क्या आता है रिफ्लेक्शन में कि वहाँ पे रे जो है या वेव जो भी है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मस्ट ट्रेवल करेगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो फिर क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को, जिसमें हमारे पास कोई एक वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट्स स्पीड चेंज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो अगर हम यहाँ पे देखें, व्हेन वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर स्पीड चेंज, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे चूंकि हम वाटर वेव्स की हम बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, बैरियर है, ये हमारे पास है बैरियर। यहाँ पे हम दो किस्म की जो है वाटर्स ले रहे हैं, एक हमारे पास है शैलो वाटर, एक हमारे पास है डीप वाटर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास वेव्स आ रहे हैं, ठीक है, ये इस बैरियर को जो है इससे पास होंगे, ठीक है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, और फिर जो है ये डीप वाटर में ये वेव्स इंटर हो रहे हैं। अब जब वेव्स शैलो वाटर से डीप वाटर में जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट्स है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइंस अभी नजर आ रही है ये वेव फ्रंट्स है, और हमें पता है एक वेव फ्रंट और दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो लेंथ होता है उसको, या डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन वेव फ्रंट्स जो है हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ। तो इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, हमेशा याद रखें, जब वेव जो है शैलो वाटर से डीप वाटर में इंटर होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब स्पीड इंक्रीज होगी तो उसके साथ वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर डीप वाटर से फिर शैलो वाटर में जाएगी तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, और जब स्पीड डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। ठीक है, सो शैलो वाटर में हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द वेव अगर हम देखें वो बहुत कम है, वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और जब डीप वाटर में बात करते हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ के दरमियान स्पेस क्या हो गया, ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ बढ़ जाएगा, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास डीप वाटर में स्पीड भी क्या होती है, स्पीड वो भी इंक्रीज हो जाती है, स्पीड भी इंक्रीज होती है, वेवलेंथ भी हमारे पास क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। जबकि शैलो वाटर में स्पीड भी डिक्रीज होता है और वेवलेंथ भी डिक्रीज होता है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हेन अ वाटर वेव्स enters a medium in which it moves more slowly, its wavelength decreases as well। अगर कोई ऐसा जो ये हमारे पास मीडियम है जहाँ पे वेव्स जो है क्या हो, वाटर वेव्स वो स्लो मींस उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पे वेवलेंथ भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। मींस अगर हम देखें, वी नो दैट हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, सो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई एफ। अब हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी उसके साथ चेंज नहीं होगी। क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड्स ऑन सोर्स। सोर्स तो चेंज नहीं हो रहा, सोर्स जहां से वेव्स जनरेट हो रहे हैं, तो वेव्स जितने अमाउंट ऑफ वेव्स जनरेट हो रहे हैं वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो चेंज नहीं आएगी। हाँ, उसकी स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आएगी। सो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन वाटर वेव्स या वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये जो है की पॉइंट है, अपने ध्यान में रखें। सो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट और इक्वल साइन की जगह हम क्या लगा रहे थे, प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोपोर्शन टू v, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि अगर फिर हमारे पास स्पीड डिक्रीज होगी तो फिर वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा, और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो फिर वेवलेंथ भी इंक्रीज होगा। ये हमारे पास जो यूनिवर्सल इक्वेशन है फॉर वेव स्पीड। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज फ्रीक्वेंसी ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स। अच्छा, ये कुछ की पॉइंट्स है अबाउट द रिफ्रैक्शन
कि वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वेव्स मस्ट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। सेकेंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगी। स्पीड चेंज होगी एंड वेवलेंथ चेंज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। अब जो स्टूडेंट्स हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है स्टूडेंट्स कहते हैं बेंडिंग ऑफ वेव्स एट द कॉर्नर ऑफ द एजेस। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वेव्स आ रहे हैं और उसके आगे हम ऑब्स्टिकल रख दें और दरमियान में जो है सेपरेशन बना दें उस ऑब्स्टिकल में या ओपनिंग कर दें, तो फिर हम देखते हैं कि हम देख लेंगे कि वेव्स जब इस ओपनिंग से बाहर जाएंगे तो वो बेंड हो जाएंगे एट द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल। इस बेंडिंग को एट द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल, इसको हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन। अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बेंडिंग ऑफ द वेव अराउंड द एजेस और कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इस बेंडिंग ऑफ वेव को जो कॉर्नर के या एजेस ऑफ द ऑब्स्टिकल के अराउंड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, डिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट का ख्याल रखें, हम यहाँ पे एक टर्म डिस्कस करते हैं ओपनिंग। ओपनिंग कहते हैं ये ऑब्स्टिकल है, इनके दरमियान जो सेपरेशन है, मीन्स ये सेपरेशन जो अंदर आपको नजर आ रही है, ये ओपनिंग जो नजर आ रही है, इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, इनकी जो वेवलेंथ है, मीन्स वेव फ्रंट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, तो इनकी कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारे पास ये जो ओपनिंग ऑफ द ऑब्स्टिकल है ये क्या हो, लेस देन हो और इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव हो, तो उस टाइम हमारे पास जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा वो मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है कंडीशन, व्हेन ओपनिंग इज लेस देन और इक्वल टू वेवलेंथ मींस लैम्डा, तो इस केस में हमारे पास जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हेन डिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम, अब आंसर क्या देंगे, इफ ओपनिंग ऑफ द ऑब्स्टिकल या सेपरेशन बिटवीन ऑब्स्टिकल इज लेस देन और इक्वल टू वेवलेंथ, देन जो है हमारे पास डिफ्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लैम्डा मींस वेवलेंथ है, ये हमारे पास ओपनिंग है, तो अगर हम ओपनिंग के सेपरेशन को देखें, यहाँ पे डिस्टेंस देखें और ये डिस्टेंस देखें, तो तकरीबन सेम है या थोड़ा सा ये ओपनिंग कम भी नजर आ रहा है। तो इस केस में अगर हम देखें बहुत ज्यादा बेंडिंग आ रही है, बहुत ज्यादा, ये कॉर्नर के एजेस मींस ये जो ऑब्स्टिकल है इसके कॉर्नर्स के ऊपर या एजेस के ऊपर जो आपको बेंडिंग नजर आ रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिफ्रैक्शन। तो इसमें जो है ये हमारे पास ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर, दीज आर द वेव फ्रंट्स, ये जो हमारे पास लाइंस हमने लगाए ये रेज हैं जो डायरेक्शन बताएगी, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्स्टिकल है, एंड दिस वन इज ओपनिंग। सो ओपनिंग का हमने ख्याल रखना होगा कि ओपनिंग जो है वेवलेंथ से कम है या ज्यादा है। अगर वेवलेंथ से कम है या उसके बराबर है तो फिर हमारे पास मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होगी। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास ओपनिंग जो है वो ग्रेटर हो किस चीज से, वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये हमारे पास इस केस में वेवलेंथ ये है, इतना, ये हमारे पास वेवलेंथ है, और अगर हम ओपनिंग को देखें तो ये बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो सेपरेशन है मींस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये ज्यादा है, जबकि वेवलेंथ कम है। सो व्हेन ओपनिंग इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो उस केस में हमारे पास जो डिफ्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा। मींस ओनली एंड ओनली एजेस जो है वो क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे, जबकि मिडिल पार्ट ऑफ द वेव जो है वो अफेक्टेड नहीं होगी, वो उसी तरह स्ट्रेट आएगी। सो अगर हम देखें यहाँ पे ये वेव जब इस डायरेक्शन में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में हमारे पास वेव्स आ रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, सो जब ये इस ओपनिंग से पास होगी तो जस्ट उसके जो एजेस हैं वो तो बेंड हो जाएंगे, लेकिन जो मिडिल पार्ट है वो उसी तरह स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे हमारे पास मिडिल पार्ट भी बेंड हो रहा था, लेकिन इस केस में अब मिडिल पार्ट जो है वो बेंड नहीं हो रहा, बिकॉज हमारे पास ओपनिंग जो है ये वेवलेंथ से क्या हो गया है, वो ज्यादा हो गया। सो ये दो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने होंगे डिफ्रैक्शन के लिए कि आया ओपनिंग जो है वो ग्रेटर वेवलेंथ से या लेस है। इफ opening is less than or equal to the wavelength, then maximum diffraction will occur. If opening is greater than the wavelength, तो फिर हमारे पास only and only edges जो है of the wave fronts वो जो है क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे, बाकी मिडिल पार्ट ऑफ द वेव जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में हमारे पास की पॉइंट्स ये हो गए, एक की पॉइंट हमारे पास ये है और एक की पॉइंट हमारे पास ये है कि ओपनिंग जो है ग्रेटर है या लेस है, या ओपनिंग जो हमारे पास इक्वल है। तो ये एमसीक्यूज में भी आता है कि डिफ्रैक्शन फिनोमेना विल बी मैक्सिमम व्हेन ओपनिंग इज लेस देन और इक्वल टू वेवलेंथ। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।